सो हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ पहले आपको मैं। वो कहानी सुनिए पहले आप लोग, और फिर शायद हम लोग अच्छे तरीके से क्लास कर पाएंगे। ये कहानी शायद आप लोगों ने सुनी भी हो, लेकिन फिर दोबारा सुन लीजिए। बहुत फेमस कहानी है, मतलब लोकप्रिय कहानी है, मेरे सभी स्टूडेंट समझ जानते हैं इसको। फिर भी शायद कुछ लोगों को सुना देते हैं। एक जंगल था। जंगल का एक राजा है जो कि शेर है। और उस शेर राजा से सभी की एक ही कंप्लेंट है कि राजा है, ही सपोज टू बी आर रक्षक, सेवियर, लेकिन यही भक्षक है, यही हम में से लोग जानवरों को खाता रहता है, तो ही शुड बी चेंज्ड। उस जानवर को, इसको राजा को अब राजा नहीं होना चाहिए, तो इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। ठीक। अब इलेक्शन दोबारा हुए, तो इलेक्शन में जो चीफ कंटेस्टेंट था इस बार था शेर का, वो था एक बंदर। और बंदर जीत गया इस बार। तो अब राजा कौन हो गया? राजा हो गया उस जंगल का बंदर। बंदर ने एक सख्त आदेश जारी कर दिया शेर को कि तुम अब किसी भी जानवर को नहीं खाओगे। ठीक है राजा जी। अब एक दिन शेर भूखा, 2 दिन शेर भूखा, 3 दिन। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई शेर से, तो उसने फिर अपनी, जैसे उसकी नेचर है, उसने एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया। अब बकरी का बच्चा जो है, मिमिया माता वहां चला गया। अब बकरे, उस बच्चे की माँ यानी कि बकरी, वो आई राजा जी के पास, बंदर के पास, कि राजा जी मेरे बच्चे को बचाओ। अब बंदर कभी इस डाल पर, समझे, कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर कूदा फांदी बंदर ने बहुत तेजी से, बुरी तरीके से हाँफ गया बंदर। 15-20 मिनट हो गए हाँफते हाँफते उसको, कूदते कूदते इस ब्रांच से उस ब्रांच, उस पेड़ से उस पेड़। बकरी बोली राजा जी ये प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक तो मेरा बच्चा खा चुका हो, खत्म हो चुका होगा। कह रही देख, उसका मुझे पता नहीं, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। समझ रहे हैं आप? तो भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो बकरी का कहना था कि भाग दौड़ से क्या मतलब, आप हार गए, आप परेशान हो गए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, दैट मैटर्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं लेकर आना चाह रहा हूं कि हम सब कितनी भी मेहनत कर लें, अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो आपके पेरेंट्स को दिखेगा कि आप बंदर की तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, हाँफ गए, बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, थक गए, चूर हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम विधि के स्टूडेंट्स ऐसे रहें कि वो बंदर की तरह कूदा फांदी करके थक ना जाए। कुछ ना कुछ उनकी जो मेहनत है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। एक क्लास है, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए आपको केवल मेहनत से काम नहीं चलता है, मेहनत के साथ साथ आपको युक्ति लगानी पड़ती है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है प्रॉपर, तब जा करके आप इस एग्ज़ाम को बीट कर पाएंगे। ठीक। तो प्लानिंग के साथ पढ़ना चाहिए आप लोगों को। प्लानिंग में आपको समझ बार बार टिप्स बताता ही रहता हूँ, उन टिप्स को फॉलो करते रहिएगा, एंड आई बिलीव कि इस कहानी से आप ज़रूर सीखेंगे। ठीक। और दूसरी बात, चलिए, प्लानिंग का एक पार्ट आता है, तो उससे एक छोटी सी रिलेटेड एक और है कि अगर आपकी कार का टायर पंक्चर हो जाए, तो शायद आपको सुबह से शाम तक लगे रहें, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपके पेरेंट्स को लगेगा आपने बहुत मेहनत की, लेकिन तब भी आप नहीं कर पा रहे, तो क्या करें, बैड लक, लक सही नहीं है आपका। लेकिन अगर किसी मैकेनिक को बुला लेंगे, वो टेक्निक लगाएगा, वो जैक लगाएगा, और 1 मिनट के अंदर तो नहीं, 15-20 मिनट के अंदर आपकी कार को चलता कर देगा वो। तो क्या फ़र्क पड़ा कि जो काम मुश्किल था वो काम बहुत आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? वो टेक्निक से हो गया, है कि नहीं है? जैसे टेक्निक से आप घर बैठ के पढ़ पा रहे हैं आप, वैसे ही जो काम बहुत मुश्किल दिखता है आप लोगों को यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का, वो बहुत आसान हो सकता है। शर्त ये है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें और आपके कोच को उतनी समझ हो कि आपके रास्ते को आसान बना सके, वो ट्रिक्स ला सके और आप उसको फॉलो कर सकें। तो अपने मन से, किसी के मन में भी अगर कोई फियर फैक्टर है एग्ज़ाम को लेकर, तो वो निकाल दे, किसी के मन में भी। यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम 100%। शर्त सिर्फ ये है कि आप लगातार पढ़ें, मेहनत करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से पढ़ें, और जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं आपको, जो 12 टिप्स दिए जाते हैं आपको, उसको फॉलो करते रहें। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें अपनी, ऐसा नहीं आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, एक हफ्ता पढ़े फिर एक हफ्ता छोड़ दिए। तो इन 2-3 बातों के साथ साथ मैं अपना चैप्टर, अपना ये लेक्चर शुरू करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है, कोई मन में बात हो तो डिस्कस करें, देन आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। समझ में आई मेरी बात किसी को?
So we have discussed Partnership Act and we have come up to section 18 to 30. We will start from section 18. This is chapter 4th. Chapter 4th, section 18 to 30. This chapter is related to relation of partners to third parties. Relations of partners to third parties. इस chapter में, this chapter 18 to 30. Please note down, this chapter is very important for your prelims, प्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. इस चैप्टर में जितना दम है वो शायद ही किसी और चैप्टर में हो. तो प्लीज नोट डाउन दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, देख लीजिए जरा आप इसमें. ये नोट डाउन कर लीजिए आप. नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस, फॉर योर मेंस. यहाँ से आपको सेक्शन 18, 19, 22 का ये पूरा पैक है. ये यहाँ पर आपको एक मिलता है इम्प्लाइड अथॉरिटी. टॉपिक का नाम है मेनली इम्प्लाइड अथॉरिटी. यहाँ से यू विल गेट द क्वेश्चन इन योर मेंस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस ऑन द टॉपिक इम्प्लाइड अथॉरिटी. सेकेंडली, नेक्स्ट टॉपिक फॉर योर मेंस comes from the topic of doctrine of holding out. Doctrine of holding out section 28. ये है आपका सेकेंड मेंस क्वेश्चन. एंड थर्ड मेंस क्वेश्चन है आपका पोजीशन ऑफ माइनर सेक्शन 30. तो सेक्शन 18 to 22, number 1, section 18 to 22, 28 and 30. These two parts, three sections, 3 groups you can say, 1, 2 and 3. These topics are very important for your mains and other parts. Otherwise also this topic is very important for your prelims as well. So I believe कि आपको समझ में आई होगी बात ये, ठीक है. एंड इन दिस चैप्टर what we are going to discuss, this is what relations of the partners to the third parties. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां से समझिए. देखिए आप, what we are going to discuss, it is what the relation between the partners on the one hand. Suppose there are partners P1, P2, P3. So these are the partners on one hand and this is what the third parties, T1, T2 and T3 third parties. इनके बीच का रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं हम लोग सेक्शन 18 to 30. बेसिकली सेक्शन 18 to 30, ये जो चैप्टर है सेक्शन 18 to 30, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू व्हाट, relations of the partners to third parties. It means what? Suppose कीजिए there is a partnership of all of us. I along with all you students, we have formed a partnership firm. हमारी एक partnership firm है and now we are dealing with the outer world. So this is this circle represents partnership firm. And we are discussing with so many persons. तो इन लोगों से हमारा संबंध कैसा होगा, this that. This chapter is dealing with that issue. Within the relationship, partners का mutual relationship के लिए कौन सा चैप्टर था आपका, वो था आपका 9 to 17. वो हम लोग डिस्कस कर चुके. 9 to 17 was dealing with the relationship of a partner with the other partner. And this is what the relationship of the partners on the one hand and the third parties on the other hand. तो I believe ये बात समझ में आई होगी क्या करने वाले हम लोग. एंड इसी के बेस पे जो इसका बेस है, जो इस चैप्टर का पूरा बेस है, और वो एक ही लाइन है, एक ही प्रिंसिपल है. एंड दैट इज व्हाट मेंशन्ड वेयर, section 18, and this is the first section of this chapter. The relationship between the partners on one hand and the third parties is founded on the principle contained in what, section 18. section 18 में जो सिद्धांत दिया गया है, section 18 में जो प्रिंसिपल दिया गया है, वो फाउंडेशन है कि क्या रिलेशनशिप होगी. और यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि लायबिलिटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज
किस प्रकार से डिफाइंड होंगी, देन प्लीज गो फॉर सेक्शन 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। इस लाइन को जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सेक्शन 18 व्हाट इट सेज, सेक्शन 18 पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म, क्या है समझिए इसको। Subject to the provisions of this act, subject to the provisions of this act, a partner is the agent of the firm. Please note down, this is the first point here. A partner is the agent of the firm, and for what? For the purposes of the business. For the purposes of the business of the firm. Number 2. There you can divide this section. You can divide this section into two parts now. What is the partner? Partner is the agent of the firm. अब यहीं से आप देखेंगे when I say that he is the agent of the firm, it means there is a concept of agency, rules regarding the agencies, those all rules will be applicable in case of. So a partner is the agent of the firm, and for what? For purpose, ये second component है इसका, for the purposes of the firm. अब देखिए इसको बात क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। When we say a partnership is the agent, इसका मतलब क्या हुआ कि he is the agent, partner is the agent of the firm, and firm means what? Firm means all the partners. So a partner, you can say a partner is the agent of all the partners, है ना। So this is the one partner, he is the agent of other partners. Got it or not? This partner is agent of all these partners. Consequence क्या होगा इसका? इसका consequence क्या होगा कि these all partners, these all the partners, these will be bound by the act of the partners. ये जो पार्टनर है जो भी कोई कार्य करेगा, whatever he will do, all these partners will be bound by the act of the partner. इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ लेते हैं। इसको क्या है ये देखिए, सपोज there is a partnership firm which says VK partnership firm. I am the partner, you are the partners. Fine. Now we are doing the business of coaching, and one of our partner is sitting at the front desk. हम में से एक पार्टनर मान लीजिए अक्षिता मैडम है, he is sitting at the front desk and she is collecting the fees etc. She has collected the fees. उन्होंने 5 स्टूडेंट की फीस कलेक्ट की और अपने पास रख ली, उन्होंने अकाउंट में नहीं किया गया। नाउ whatever liability she has incurred for the firm, भले ही हमें पैसे मिले या नहीं मिले फर्म को, हम सभी अक्षिता के एक्शन से बाउंड हो गए। वी ऑल आर द पार्टनर्स, all partners are bound by the act of the Akshita, because why? Because she is the agent. तो मैं छोटी सी बात है क्यों समझा रहा हूं इसको, क्योंकि पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप एक्ट है इस लाइन पर बेस्ड है। ये ऐसे समझो कि मोमडन्स के लिए जो नमाज की आयत होती है वो, और दूसरा हिंदूज के लिए सिर्फ गायत्री मंत्र आधार है सब चीजों का, है ना। उसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट का ये जो सिद्धांत है कि एन एजेंट इज द ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उससे कॉन्सिक्वेंस क्या है कि पार्टनर जो भी कुछ करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके रिस्पॉन्सिबल सभी पार्टनर्स होंगे। यही एजेंसी और यही एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप डिफाइन होता है, हाँ है ना, बताइए। सो बेसिकली यू कैन रीड इट नाउ, ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर। कैसे? एज एनी प्रिंसिपल, जैसे एजेंट प्रिंसिपल एजेंट होता है, प्रिंसिपल एजेंट, तो जैसे एजेंट के कार्य के लिए फॉर द वर्क ऑफ एजेंट प्रिंसिपल इज लायबल, सेम इज दैट फॉर एवरी पार्टनर्स एक्ट ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड फॉर दैट।
होप यू गॉट इट। समझ में आया नहीं, ये बताइए मुझे बात ये। तो ये लाइन का मतलब समझ में आया? प्लीज लेट मी नो। पार्टनरशिप एजेंट का क्या रिलेशनशिप है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें, जनरली आई हैव सीन सेक्शन, जब भी कभी इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यू फॉरगेट सेक्शन 4। सेक्शन 18 तो है ही है, सेक्शन 18 तो है ही है, सेक्शन 4 को भी नहीं भूलेंगे आप, बिकॉज प्लीज गो टू सेक्शन 4। दिस इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 आईपीए क्या कहता है ये, प्लीज रीड इट। पार्टनरशिप इज रिलेशन, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस ब्ला 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 who have agreed to share the profits of a business to be carried on by all or any of them acting for all। क्या मतलब इस बात का, देखिए व्हाट इज पार्टनरशिप हम लोग पढ़ चुके हैं, इज ए रिलेशन बिटवीन दोज पर्संस हु हैव एग्रीड टू व्हाट, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ऑफ व्हाट, प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस व्हाट, which is carried on by all or any of them acting for all this। ये जो लाइन है, business to be carried on, business to be carried on by all or any of them acting for all, ये जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है सेक्शन 4 में, हम डिटेल में बहुत पहले पढ़ चुके हैं इसको। सेक्शन 4 की जो डेफिनेशन है, सॉरी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 में, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है ये, उसमें क्या बात कही गई है, बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी पार्टनर्स बिजनेस करेंगे या उनमें से कोई एक करेगा सभी के लिए। यहां से भी आपको हिंट मिला था कि दे एक्ट इन म्यूचुअल एजेंसी। सेक्शन 18 ने भी यही कहा, ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म, एंड सेक्शन 4 में भी, सेक्शन 4 में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो डोंट फॉरगेट दिस एंड प्लीज राइट डाउन ए प्रीलिम्स क्वेश्चन सेक्शन 4 एंड सेक्शन 18 में भी लिखिए जरा फटाफट। राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एजेंसी। This is based on option A, section 4, section 18, C, both 4 and 18 none। So बात समझ में आई आप लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो डोंट फॉरगेट सेक्शन 4 while reading section 18। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा, वेदर, इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज द ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट, ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट कह दीजिए, और या फिर कह दीजिए इसको एजेंसी, एजेंसी ही बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में आ सकता है। तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम्स में, एक मिस्टर जस्टिस स्टोरी हुए हैं, क्या नाम है इनका, जस्टिस स्टोरी। इनकी एक बुक है स्टोरी ऑन पार्टनरशिप। दिस बुक अगेन इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। इन्होंने क्या कहा है, इनकी जो मेन बात है, इन्होंने यही बात की कि एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप, एंड मेन बात जो है इनका ये है, दिस इज, इस लाइन को समझ लीजिए इस तरीके से, ए पार्टनर वर्चुअली एम्ब्रेसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ, ही इज द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये बात किसने कही है, स्टोरी, स्टोरी ने कही है। इसको समझ लीजिए क्या मतलब है, कोई समझा सकता है इसको। ए पार्टनर वर्चुअली एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ, दोनों का ही कैरेक्टर उसमें है, वो प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ। सेम पार्टनर इज द प्रिंसिपल एंड सेम पार्टनर इज द एजेंट। एक ही व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए इसको बोर्ड पे देखिए आप, प्लीज गो टू द बोर्ड। दिस इज P1, P2, P3 and P4. These are the 4 partners in the partnership firm. He is the agent for all of them. P2, P3, so he is the agent. Fine. These are what? In the capacity of principal. Similarly, P2 is the agent of P1, P3 and P4. इन सब का एजेंट है। तो यहां पर P1 पहले एजेंट था और यहां पर क्या हो गया,
प्रिंसिपल। तो आप मेरे एजेंट हैं, आप मेरे एजेंट हैं, मैं आपका प्रिंसिपल हूं, मैं आपका एजेंट हूं और आप मेरे प्रिंसिपल हैं। तो ऐसे समझिए दो भाई हैं, दोनों भाई एक दूसरे के भाई, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, तू मेरा एजेंट मैं तेरा प्रिंसिपल, मैं तेरा प्रिंसिपल तू मेरा एजेंट। सो इसीलिए स्टोरी ने कहा कि म्यूचुअली दोनों ही बातें हैं, एम्ब्रेसेस व्हाट, बोथ करेक्टर्स, कि ए पार्टनर वर्चुअली एम्ब्रेसेस करेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। और ये लाइन किसने कही है? प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन इन योर प्लेम्स, यही क्वेश्चन आएगा, यही लाइन आ जाएगी कि ये लाइन लिख लीजिए आप, ए पार्टनर वर्चुअली embraces the character of both a principal and agent. This statement was given by whom? Option A Mr. Vijayan Verma, option B Navdeep Davla, option 3 Story, option 4 Shaheen Malik. Answer is सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। कई बार सरप्राइज मिलते हैं, हमें लगता है हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, बट यू विल नॉट बी सरप्राइज इन द एग्जाम। स्टोरी इज द आंसर, डोंट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यू सी दिस इज द सेक्शन 18, अगेन रीड इट। A partner is the agent of the firm. A partner is agent for the firm, but for the purposes of the business of the firm. Very important. Please underline this. Don't forget this. जैसे मैंने शुरू में कहा था, section 18 can be divided into two parts. He is the agent of the firm. This is the first part. But he is the agent only for the purposes of the business of the firm. Are you getting this point? If I and you, मैं और आप अगर पार्टनर हैं तो we are agent of each other, no doubt about that. You are the principal, I am the agent. I am the principal, you are the agent for me. Mutual agency हो गई, but it is restricted only for the business of the firm. Please read it carefully. ये जो लाइन है, please see this very important line, for the purpose of the businesses of the firm. जो बिजनेस है फर्म का, उसी के लिए ये रिलेशनशिप है, नॉट फॉर द एनी अदर पर्पज। कर लेंगे आप लोग। इट मीन्स व्हाट, ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बोरो मनी, परचेज एंड सेल गुड्स एंड डू सिमिलर एक्ट्स, कुछ भी कर सकता है वो। ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनर कैन परचेज एंड सेल गुड्स, पार्टनर कैन बोरो मनी, पार्टनर कैन डू सिमिलर एक्ट्स। What? Insofar as they are necessary for carrying on the business of the firm. समझे? He can do anything. He can purchase, sell, he can borrow money, he can do anything, whatever is necessary for the business of the firm, and consequence will be what? Firm will be bound by every such act. लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, suppose if he is doing like this, he is doing what? Unconnected act, unconnected with the business of the firm. जैसे for example, he is purchasing material but for his own building, he is borrowing money for his daughter's marriage. In such cases, whatever he is doing, that he is doing in his personal capacity, and the firm will not be bound by that. ठीक है, as he is not the firm's agent for that purpose. So as I explained you कि when you are doing something for in your own account, personal capacity में कर रहे हैं, for that purpose, for those acts, firm will not be liable. Firm will be liable only for those acts which are being carried out by you as a partner and for the business of the firm. So दोनों को बातों को मैं क्यों एम्फेसिस कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि आई हैव सीन इन मेंस, जब मेंस के आंसर आते हैं मेरे पास तो सिर्फ इतनी लाइन लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मेन फोकस उनका यही रहता है, ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। दे फॉरगेट टू एक्सप्लेन दिस लाइन कि पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म भी उतना ही जरूरी है। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। तो ये तो 18 हुआ आपका।
अब आगे की कहानी समझते हैं इसको आगे को। देखिए क्या है इसको ना, आप जब लायबिलिटी की बात करेंगे आप, when we talk about the question of liability, है ना, then you can see कि that what is the nature of liability, nature of liability। एक तो पॉइंट ये पढ़ेंगे आप, एंड किन कामों के लिए होगा, इसको समझिए क्या मतलब इस बात का। जो पूरे चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग 18 to 30 का चैप्टर है, इसको दो हेड में बांट सकते हैं इसमें, कि बेसिकली 18 to 17 कहिए, है ना, 28 को आगे ले जाते हैं, इसमें 18 से 27 यहाँ, कि लायबिलिटी की नेचर कैसी होगी और कौन कौन से एक्ट्स के लिए लायबल होगा। ये तो जनरल प्रिंसिपल आ गया आपका। सेक्शन 18 ने क्या कहा, सेक्शन 18 ने कहा कि आप होंगे एजेंट और आपके सभी कार्यों के लिए फर्म बाउंड होगी उसके लिए। बट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लायबिलिटी, एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू गो टू सेक्शन 25। प्लीज गो टू सेक्शन 25। दिस इज सेक्शन 25। सेक्शन 25, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। क्या है, every partner is liable for all acts of the firm done, कैसे कैसे, jointly with all other partners and also severally। क्या मतलब इस बात का, समझिए इस बात को क्या है। every partner is liable jointly and severally with all the partners for all acts of the firm done this while he is a partner। it is what, ये क्या मतलब हुआ, अब समझते हैं इसी बात को। रहा देखिए, it is what, सेक्शन 25। सेक्शन 18 ने कहा कि यू विल बी लायबल, फर्म विल बी लायबल, ठीक, और एज ए पार्टनर एवरी पार्टनर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर्स, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन लायबिलिटी कैसी होगी, अब समझिए क्या है, एक सिचुएशन समझिए। दिस इज पार्टनरशिप फॉर्म P1, P2 and P3। these are three partners and they are dealing with a creditor C1। तो C1 is a third party। now C1 is a third party and now C1 has given the loan of 10 lakhs। 10 लाख का लोन C1 ने इस फर्म को दिया है, and which these firm is unable to return now। अब ये फर्म उस लोन को नहीं रिपेमेंट कर पा रही है, तो what are the options for C1? that is what section 25, please see this section 25, the word is every partner is liable jointly and also severally। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पार्टनर जॉइंटली भी लायबल होगा एंड ऑल्सो सेवरली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें C1 में if C1 wishes so, what he can do, he can sue all of them। he can sue C1 versus P1, P2, P3। in this case he is suing all these partners together, यानी कि jointly। तो this is the first option, C1 versus P1, P2, P3। he is suing all these, it means what, he is suing them jointly। this is the meaning of jointly, ठीक है, jointly। if he sues all the partners at one time, he is making them liable jointly, and other option for him is that C1 may sue only P1 for entire 10 lakh rupees, 10 lakh। So when he is bringing the suit against only one of them or one or more of them, he is and leaving the others, so he has a choice। that's the meaning here, section 25। and also severally,
and also severally means he can choose any one of them to sue. He is not bound, one is not bound to sue all the partners. It is the wish, it is the choice, it is the discretion of the third party. C1 may be anyone. Creditor means he may have given loan, he may have given you some goods on credit, he may have supplied anything for you, so you owe some responsibility, आपको कुछ उसको देना है. In that case he can make all the partners jointly as well as severally. तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई, हाँ है ना, बताइए जल्दी से. Joint and several, it is open to a creditor of the firm to recover the debt from anyone or more of the partners. It is open, समझे, it is the liability. इसका मतलब यही है, it is open to a creditor to recover the debt from anyone or more of the partners. किसी एक पार्टनर से भी रिकवरी कर सकता है या फिर मोर से भी कर सकता है, अधिक से भी कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट विद इन दिस सेक्शन 25 में दोबारा पढ़ते हैं, देखिए काम आएगी आपकी बातें. So you have understood this part jointly and severally. Now my question is what? Suppose it, can anyone answer? Suppose he choose one partner and he had to pay the entire 10 lakh rupees. C1 choose only P1 and he had to pay entire debt. So what his liability was only up to 1/3, लेकिन उसको कितना पेमेंट करना पड़ा? Entire credit. तो does he has any kind of indemnity from the other partners? वो जो बाकी लोग हैं क्या उनको सू कर सकता है या नहीं कर सकता? भाई मान लीजिए हम 3 पार्टनर हैं, हम तीनों को इकट्ठे 10 लाख देना था, लेकिन क्रेडिटर ने मुझे सू किया, मुझे 10 लाख देने पड़े, तो व्हाट इज द रेमेडी फॉर अस? व्हाट इज द रेमेडी फॉर अस? ध्यान रखना इस बात का, ये यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पाता है. इफ एनी पार्टनर हैज टू पे मोर देन हिज शेयर लायबिलिटी, he can subsequently claim contribution from his fellow partners before prelims. He has the remedy for this. He can, if सो क्रेडिटर के पास ये राइट है कि वो किसी को भी सू करे, लेकिन अगर मुझे लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ी सब, तो आई हैव राइट टू सू फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर फ्रॉम द अदर पार्टनर्स. कर लेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, देखिए कितने पार्ट्स हैं, एक छोटा सेक्शन है, लेकिन अगली बात पर आइए. अब देखिए, ही इज लायबल, एवरी पार्टनर इज लायबल. सेक्शन 25 ये है, एवरी पार्टनर इज लायबल, ये सब तो पढ़ चुके हैं हम लोग. फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, एंड डोंट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्रेज, ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म? एवरी पार्ट लायबिलिटी है, लेकिन किस काम के लिए लायबिलिटी है? दिस लायबिलिटी इज फॉर व्हाट? For the acts of the firm. Don't forget this, and this is what defined under section 2A. Don't forget this, act of the firm. समझ रहे बात नहीं? Section 2A, act of the firm. Any act or omission by all the partners, any partner, agent of the firm. इसको समझिए क्या है एक्ट ऑफ द फर्म. एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब क्या है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका था, लेकिन यह रेफरेंस समझ लेते हैं. एक्ट ऑफ द फर्म कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 2 में डिफाइंड है. विच एक्ट? दिस इज एनी एक्ट और दिस में बी एनी ओमिशन डन बाय whom? This act may be done by all the partners. This act may be done by any of the partners. This act may be done by agent of the firm. So these are the doers, all the partners, any partner, agent of the firm. कोई भी एक्ट, any act is done by them, ठीक, and it is what? This act gives rise to a right enforceable by or against the firm. ये कंपोनेंट्स हैं कि कोई भी ऐसा कार्य, एनी एक्ट विच गिव राइज टू एनी एनफोर्सेबल राइट अगेंस्ट द फर्म. जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर ने या सभी पार्टनर से
they borrowed money, all the partners borrowed the money. This is the act is what? Act is borrowing the money. This borrowing may be done by all the partners, this borrowing may be done by single partner, or this borrowing may be done by agent of the firm. तो ये तो बात हुई है any act by done by any of them. तो borrowing, act of borrowing money by all the partners, by any partner or by agent firm. And this act give rise to a right of recovery, right of recovery of money against the firm. फर्म को राइट, अगर फर्म ने किसी को लोन दिया तो फर्म को राइट मिल जाएगा उसको रिकवर करने का। फर्म ने लोन लिया तो फर्म के अगेंस्ट राइट मिल जाता है रिकवरी का। तो एक्ट डन बाय होम एंड कॉन्सिक्वेंस इज द राइट एनफोर्सेबल। वो कोई ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कैसे, फॉर एग्जांपल अक्षिता मैडम एजेंट है, सॉरी पार्टनर है, अक्षिता मैडम हुई कौन है? पार्टनर है। इनको कहा गया कि ठीक है जरा जाइए जरा बत्रा के पास से किसी दुकानदार से 2 लाख को उधार लेकर के आइए। तो नाउ शी इज द पार्टनर। व्हाट शी इज सपोज टू डू? द एक्ट इज व्हाट? बोरोइंग मनी फ्रॉम ए शॉपकीपर सिचुएटेड एट बत्रा सिनेमा। ये हो गया। बट जब ये गई तो शी स्टॉप्ड मीनवाइल मेरठ वाला अग्रवाल, वहां पर उन्होंने जम करके खाना पीने किया और वहां पर कुछ उधार पानी कराई। तो दैट एक्ट इज नॉट इंक्लूडिंग दैट। वो एक्ट कौन सा? बोरोइंग मनी का जो एक्ट है इन्होंने किया, जिससे कि शॉपकीपर को राइट मिल गया पार्टनरशिप फर्म से पैसे वसूली करने का, रिकवरी ऑफ मनी का। वो जो एक्शन है, एक्ट है, एक्ट इज व्हाट? बोरोइंग मनी डन बाय एनी पार्टनर, वो कहलाता है एक्ट ऑफ द फर्म, एक्ट ऑफ द फर्म। एंड दिस फ्रेज इज यूज्ड इन सेक्शन 25। एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। ऐसे एक्शन के लिए, ऐसे एक्ट्स की लायबिलिटी होगी which comes into the category of the acts of the firm. It means what? If an act does not come into the category of act of the firm, no partner will be liable. So it will be seen for the liability act 25 whether the act alleged, जिसके लिए responsibility फिक्स की जा रही है, whether that act comes into the category of all acts of the firm or not. वो एक्ट ऑफ द फर्म की कैटेगरी में आता भी है या नहीं है। प्लीज लेट मी नो ये पॉइंट समझ में आया है नहीं आया। सो सच एक्ट मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट, सच मे बी ए रॉन्गफुल एक्ट, इट मे बी ए फ्रॉड, इट मे बी नेग्लिजेंस, इट मे बी मिस एप्लीकेशन मनी, इट मे बी एनी टॉट। सो वट एवर ही डज दैट विल बी, firm will be responsible for that. Now please see this, what is important next is what? Again 25 में again say this. See, we have seen 2 points in this, nature of liability, joint and several, ठीक है। Then for which what? For the acts of the firm. And third part is very important, and that is what? You see, while he is a partner, every partner is liable only while he is a partner. So this is related to the, you can say, the moment he becomes a partner, his liability starts. The moment he ceases to a partner, his liability comes to end. But again subject to the provisions of the act होगा। Why? ये सब नोटिस देता है नहीं देता वो टेक्निकली बात अलग हो गई, लेकिन ये ध्यान रखना कि द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज ओनली व्हेन व्हाइल ही इज ए पार्टनर। क्या मतलब है इस बात का? समझने की कोशिश करते हैं इसको फिर। प्लीज सी दिस इलस्ट्रेशन। इफ ए पार्टनर रिटायर्स ऑन 1/4/1982 and the act of the firm is done 1/3/1985. When he retires in 1982. When the act of the firm is done in 1985, section 25 cannot be applied to make such retiring partner liable for act done after he has retired, because he is no more the partner,
he has retired in 1982 itself, therefore he cannot be made liable for any act which is done thereafter, that is 1985 में क्या जाएगा, उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। हाँ या ना बताइए, इतनी सी बात थी इसमें। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज व्हाट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। इन इंडिया द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स for contracts as well as torts is joint and several, but in England the partners are liable jointly in respect of contracts and jointly and severally in respect of torts। समझ रहे हैं बात? यहां पर इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में क्या है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कहां से ड्राइव होगी, सेक्शन 25। सेक्शन 25 में एज ए पार्टनर यू आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। टॉर्ट्स में भी आप पढ़ेंगे वाइकस लायबिलिटी में जॉइंट एंड सेवरल। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन इंडिया इज जॉइंट एंड सेवरल वेदर इट्स द केस ऑफ टॉर्ट और वेदर इट इज द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में केवल टॉर्ट में जॉइंट एंड सेवरल है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली लायबिलिटी जॉइंटली है। और यहीं से एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कंपैरेटिवली, एंड दे डू आस्क सच क्वेश्चंस। लिख लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखिए क्वेश्चन कैसे आएगा प्रीलिम्स में। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखिए विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, which out of following statements is correct। Number 1, partners are jointly and severally liable for torts as well as contract in India and England both। समझे आप क्या क्वेश्चन था, विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है। पहले मैंने क्या कहा कि पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। जो पार्टनर्स हैं वो कैसे लायबल होते हैं, जॉइंटली एंड सेवरल होते हैं, टॉर्ट्स में भी और कॉन्ट्रैक्ट में भी। इंडिया में भी रूल सेम रूल एंड इंग्लैंड में भी सेम रूल। तो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा ऐसे। इसी क्वेश्चन को अब BCD, अब लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, इससे आगे खुद समझना पड़ेगा आपको। तो वहां पर ये टेल जो है ये इंग्लैंड और इंडिया के डिफरेंस पर पूछेंगे, कहां कहां पर जॉइंट लायबिलिटी है, कहां कहां पर सेवरल है, टॉर्ट्स में क्या स्थिति है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं है वेदर इट्स टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट जॉइंटली एंड सेवरली, बट इन इंग्लैंड में जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ओनली इन केस ऑफ टॉर्ट्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट में केवल और केवल जॉइंट लायबिलिटी है, सेवरल लायबिलिटी नहीं है। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, या ऊपर से निकल गई? एवरीवन प्लीज देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट यहां से बनता है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया वहां से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बस जल्दी बताइए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स भी है एंड इन मेंस यू विल हैव टू मेंशन द लायबिलिटी मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, यानी कि 25 इज ऑफ ऑल द पार्टनर्स वेदर दे आर एक्टिव पार्टनर्स और वेदर दे आर डोरमेंट पार्टनर्स। ये ध्यान रखना, क्या मतलब हुआ, एक्टिव पार्टनर्स और डोरमेंट पार्टनर्स। लायबिलिटी इज ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सेक्शन 25 में कोई एक्सक्लूजन नहीं है, वेदर यू आर एक्टिव पार्टनर और वेदर यू आर डोरमेंट पार्टनर। इसका मतलब कितने लोग समझते हैं? एक्टिव पार्टनर का वो व्यक्ति पार्टनर होता है हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, द पर्सन हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग।
एंड डोरमेंट का मतलब है ही इज नॉट एक्टिवली सीन कैरिंग ऑन द बिजनेस, ही इज अ डोरमेंट पार्टनर, सुस्त पड़ा हुआ है, मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट ही इज द पार्टनर इन दिस केस, तो ही इज कॉल्ड डोरमेंट पार्टनर। अब इसमें ना एक पॉइंट है, समझना चाहें तब आप, है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है देखिए, इस लाइन को समझिए, एंड फ्रॉम हियर यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस इन योर मेंस। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय ए पार्टनर is ratified by the firm, समझे? What is this? A partner enters into a contract, a partner enters into a contract with the third party. So I am the partner and I enter into a contract with some third party may be you. Ratified by the firm का मतलब क्या है? Ratified का मतलब ये है कि that contract is given acceptance by the firm. Yes, this contract is on behalf of the firm. This firm consents to such contract. It embraces, this firm embraces this contract. हाँ, ये हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे ही पार्टनर ने किया है और हम इसको रेटिफाई करते हैं। इसको कुछ ऐसे समझिए कि भाई साहब जो गगन है, गगन कुमार झा है ना, इन्होंने भागकर शादी कर ली, ठीक, इन्होंने भागकर शादी कर ली और फिर दुल्हन को लेके घर पर आ गए, तो दुल्हन को फिर इनके माता पिता ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि शादी को उन्होंने रेटिफाई कर दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? शादी किसने की? गगन जी ने की। रेटिफिकेशन किसने किया? उनके माता पिता ने किया। कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? पार्टनर ने किया। उसको रेटिफाई किसने किया? फर्म ने किया। समझ रहे हैं बातें? एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म थी, एक क्लॉज थी। क्या क्लॉज थी? रेफरिंग द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट दैट शैल बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को रेफर कर दिया जाएगा डिस्प्यूट है, ठीक है। तो वेदर द फर्म विल बी बाउंड बाय दिस और नॉट, फर्म बिकम्स बाउंड बाय दैट ऑल्सो। ध्यान रखना, इस पे केस लॉ है, केस लॉ का नाम है संगनेर दाल एंड फ्लोर मिल वर्सेस एफसीआई। वन ऑफ द पार्टनर साइंड ए टेंडर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। नन ऑफ द पार्टनर्स डिनाइड द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोर दे डिड रेज एनी ऑब्जेक्शन। या तो ना तो डिनाई किया है अदर पार्टनर से, ना ही कोई ऑब्जेक्शन किया। इट मीन्स व्हाट? दिस इज कॉल्ड ratification. So in this case, one of the partners signed a tender which was not objected to by the other partners in this case, and but the said partner was not authorized to enter into the contract. समझे आप? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए तो भाई तो एजेंट ही है, दिस partner was not authorized to enter into the contract, but it was this contract, या जो टेंडर है उसको पार्टनर्स ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया उसको। इट मीन्स व्हाट? इट इज इंप्लाइड कंसेंट, इट इज इंप्लाइड रेटिफिकेशन। तो क्वेश्चन इन दिस केस, सांगनेर दाल फ्लोर मिल वर्सेस एफसीआई केस में ये था कि वेदर फर्म विल बी लायबल फॉर दिस एक्ट और नॉट। इस एक्शन के लिए, इस टेंडर के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेदर दिस फर्म विल बी लायबल और नॉट, फर्म लायबल होगी या नहीं होगी। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट ऑथराइज्ड, द सेड पार्टनर वॉज नॉट ऑथराइज्ड, दिस वॉज द कंटेंशन, बट एट द सेम टाइम इट वॉज ऑल्सो ऑन द रिकॉर्ड दैट नन ऑफ द पार्टनर्स डिनाइड द वैलिडिटी। किसी पार्टनर ने वैलिडिटी को डिनाई नहीं किया, किसी पार्टनर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो व्हाट शुड बी द लीगल पोजीशन इन दिस केस? दिस वाज एन इशू एंड इट वाज हेल्ड दैट, प्लीज गो टू द, इट वाज हेल्ड दैट they were bound by the clause in the agreement which stated that the dispute was to be referred to the arbitration. Why? Because they have ratified this contract. हाँ ना बताइए, प्लीज लेट मी नो।
and please note down this, the liability of the partner is unlimited. Although I have discussed this point again earlier as well, the liability of the partner is unlimited. Joint and several है और उसी से निकलता है liability is unlimited as well. What is this? Liability is unlimited. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ जो पहले समझा चुका हूं उसको। सी कि इन केस जॉइंट एंड सेवरल पढ़ चुके हैं ना, जॉइंट नॉट ओनली जॉइंट एंड सेवरल है ना। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब था कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कैन सू एनी ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनर कैन नॉट से कि यू कैन सू मी ओनली टू द लिमिट ऑफ माई शेयर। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं कह सकते आप, कि पार्टनर ये नहीं कह सकता कि जो लायबिलिटी है मेरी, आप इफ यू आर सूइंग मी तो यू कैन सू मी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ माई शेयर इन द पार्टनरशिप। उससे मतलब नहीं है। योर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। इफ यू आर द पार्टनर, योर लायबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू द शेयर ऑफ यू। इफ यू आर द पार्टनर ऑफ 50%, but you will have to own the responsibility of 100% for a third party. थर्ड पार्टी को इससे मतलब नहीं है कि अगर आप 10 पार्टनर हैं तो आपका शेयर वर्सेस क्या है। अदरवाइज आप सोच के देखो, इफ आई एम द थर्ड पार्टी एंड यू ऑल आर द पार्टनर्स, जितने भी क्लास इस समय ले रहे हैं, मान लीजिए 18-20 लोग क्लास ले रहे हैं, इफ ऑल यू आर पार्टनर्स एंड यू आर हैविंग, समवन इज हैविंग 5% शेयर, समवन इज हैविंग 10% शेयर, तो will I have to suit all the partners to recover all my 100% liability? ओके भाई साहब, नवदीप डेवलपमेंट में कितनी लायबिलिटी मतलब आपकी? सर मेरी 5% है। ओके, तो आई विल सू यू ओनली फॉर 5%। अच्छा गगन जी कितनी लायबिलिटी? सर 1%। ओके, आई विल सू यू फॉर 1%। व्हाट द हेल इज दिस? व्हाई शुड आई बी सच पेन? आई हैव गिवन यू क्रेडिट, आई हैव सप्लाइड यू गुड्स, आई डोंट नो, आई विल रिकवर 100% फ्रॉम सिंगल। So I can sue Navdeep although her share is only for 5%. 5% का शेयर है मैडम, लेकिन 95% भी आप ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैडम बोलेंगी कि मैं क्यों करूं, आप जानो पार्टनर क्यों हैं आप। ठीक, आपको 95% ज़्यादा देना पड़ रहा है तो यू कैन डिमांड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर पार्टनर्स, बट फॉर मी मुझे लगता है कि यू आर दी पर्सन हु कैन रिटर्न माई 10 लाख रुपीज। मैं सबके पास क्यों जाऊं? तो ध्यान रखना, लायबिलिटी इज unlimited. So this is the punchline in this case. Liability of all the partners is not only joint and several but also unlimited. Don't forget this. हाँ है ना? तो this is all about the maximum details of 18 and 25. 18 और 25 में ये मैक्सिमम डिटेल्स हैं। इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे बन सकते हैं आपको, है ना। देयर कैन बी शॉर्ट नोट क्वेश्चन इन मेंस और प्रीलिम्स में तो मैंने आपको बताया ही कितने पॉइंट्स से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो कर लेंगे आप लोग। तो इसमें एक लाइन आपको मिलती है, कहीं से मिल जाए तो देख लेना उसको। ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल for any act, they are to sink and swim together। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझा चुका हूँ बार बार, इसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, बट इट कैन बी ए पंच लाइन इन एनी क्वेश्चन। दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। सो वाइंड अप करते हैं, बाय बाय। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग
ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।